मेरे को शुरू से ही जो घर से भेज दिया था अपने चाचा के साथ पढ़ने के लिए, मेन यही था कि ज़मीन भी इतनी नहीं थी तो इसकी वजह से पैसों की भी हमेशा कमी रही थी। इंग्लिश मोस्टली अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इंग्लिश बहुत बच्चे कम होंगे इंग्लिश जिनको आती है, इंग्लिश में ही हमेशा जो नंबर है वो कम होते हैं। कैंडिडेट को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कम से कम भी मैंने 8-9 एग्ज़ाम दिए हैं सर, उसमें से 3-4 तो मैंने पुलिस के दिए हैं, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर के दिए, तहसीलदार के एग्ज़ाम दिए, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम होते हैं और क्लर्क के एग्ज़ाम दिए। हाँ भी अब तो लग गया, सभी को बोल दिया था कि भी हाँ लग गया, मतलब लड्डू बंटवा दो मैं लग गया। घर वालों ने यही बोला कि हाँ भी तेरे से हुआ क्यों नहीं, मतलब तूने मेहनत नहीं की अच्छे से, ये नहीं करा। घर पे बैठ के मैं एक दिन में 7-7 8-8 घंटे टाइपिंग करता था। एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, मतलब मोटिवेशन बना के रखो भी हाँ मतलब तू इतना पढ़ रहा है ना, भी तेरे से हो जाएगा। तो ये मेरा एक मोटिवेशन था। डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आज हमारे साथ हैं पवनदीप सिंह। पवनदीप सिंह पंजाब से आते हैं और इन्होंने पंजाब का एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है PSSSB, वो एग्ज़ाम क्लियर किया है और करंटली रोपड़ में DCO ऑफिस में कार्यरत हैं। पवन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, क्या आपने पहले सोचा था क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम? नहीं सर, एक बार में तो नहीं लगा था कि भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने मतलब 7-8 एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद जाके अब ये वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है। चलिए पहले आपका बैकग्राउंड समझते हैं। आप कहाँ से आते हैं पंजाब में, क्या बैकग्राउंड था, घर में कौन कौन थे और पढ़ाई कहाँ पे हुई आपकी? सर बेसिकली मैं जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट वो संगरूर है। मेरे फादर है जो वो फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है, एक ब्रदर है छोटा, वो अभी पढ़ाई कर रहा है और सिस्टर है उसकी शादी हो गई है। और शुरू से ही जो मेरी पढ़ाई है, मतलब मेरे फादर कहते थे कि जैसे वो नौकरी नहीं लगे, भाई ये ना हो कि तू भी नौकरी ना लगे, इसलिए मेरे को शुरू से ही जो घर से भेज दिया था अपने चाचा के साथ पढ़ने के लिए। चाचा के साथ? वहाँ मेरे चाचा जो वो आर्मी में है तो उनके साथ उनकी पोस्टिंग राजस्थान में थी, तो वहीं पे मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 1st to लेके 4th क्लास तक वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। घर से मतलब दूर रहा, घर वालों ने इस करके भेज दिया भी ये इधर रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, गांव में रहेगा तो वहाँ पे अच्छी इसकी स्कूलिंग हो जाएगी, इसलिए फिर चाचा के साथ भेज दिया था मेरे को। ये मैंने भी अपने गांव में काफ़ी देखा है, क्योंकि गांव में रिसोर्सेज नहीं होते और गाइडेंस भी नहीं होती, तो कई बार लोग अपने बच्चों को किसी ऐसे रिलेटिव के पास भेज देते हैं जहाँ पे पढ़ाई की सुविधाएं हों। तो फिर आपने सारी स्कूलिंग राजस्थान से की या उसमें भी और भी जगह ट्रैवल किया? नहीं सर, वो अलग अलग ट्रैवल किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 4th क्लास के बाद जो मेरे चाचा थे उनकी जो पोस्टिंग है वो मतलब घर के पास ही आ गई थी, हमारे संगरूर में ही आ गई थी, तो इसीलिए फिर घर वालों ने बुला लिया था कि चलो अभी यहाँ पे पढ़ा देते हैं बाकी की जो स्कूलिंग है। तो उसके बाद भी मेरे को प्राइवेट स्कूल में लगाया, घर वाले स्कूल में मतलब गाँव के जो स्कूल होते हैं सरकारी, उनमें नहीं एडमिशन करवाया कि पढ़ाई ना ख़राब हो जाए, तो इसीलिए जो मेरा एडमिशन है वो भी मतलब शहर में करवाया। फिर वहाँ मैंने 5th से लेकर 12th तक वहाँ पे जो है अपनी स्कूलिंग वहाँ पे कंप्लीट की। और उसके बाद सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी उस JEE का एग्ज़ाम दिया 12th के बाद। JEE के एग्ज़ाम के मार्क्स अच्छे थे तो इस वजह से मेरे को जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला, वहाँ पे इंजीनियरिंग की स्ट्रीम मेरे को मिल गई और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में अपना मनपसंद मेरा मैकेनिकल मैंने चूज़ की थी, तो वो मैकेनिकल की मुझे मिल गई थी। तो कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, पढ़ाई में आप काफ़ी अच्छे थे? हाँ सर, पढ़ाई में शुरू से ही मतलब मेरे को बाहर इसलिए भेजा था कि इसकी पढ़ाई अच्छी हो और मेरे को भी फिर अच्छे से पढ़ाया। तो स्कूल कितने परसेंट मार्क्स आए थे आपके 10th 12th में? 10th में सर मेरे 88 मार्क्स थे और 12th में मेरे 82 मार्क्स थे, 82% मार्क्स थे। तो ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं बोर्ड के हिसाब से तो। हाँ, बोर्ड के हिसाब से ठीक है सर। ओके। और गवर्नमेंट जॉब का कब आपके दिमाग में थॉट आया? सर गवर्नमेंट जॉब का 12th तक तो कोई भी नहीं था और बीटेक तक भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बीटेक तक यही था भी चलो कोई कंपनी आएगी उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और करेंगे। पर बीटेक ख़त्म जब हुई उसके बाद थॉट आया कि हाँ घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं क्योंकि जो मेरे चाचे ताऊ हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, तो वो जब घर आते थे तो लगता था कि भाई हाँ ये शहर से आए हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है नहीं है, तो भाई अगर मैं नौकरी लगूंगा तो मैं भी इनके कम्पीट कर सकता हूँ इनको।
तो ये मेन तो यही था कि हाँ कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी। तो आप कह रहे हैं एक फैमिली स्टेटस वाली बात थी, और एक एक मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होगा कि गांव में क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खेती पे घर चलता है। हाँ सर, मेन यही था कि ज़मीन भी इतनी नहीं थी, तो इसकी वजह से पैसों की भी हमेशा कमी रही थी। तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो फर्स्ट ईयर तो फुल उन्होंने फ़ीस भरवाई थी, मगर उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड ईयर फर्स्ट एग्ज़ाम जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मेरी जो नेक्स्ट वाली जो फ़ीस थी सेकंड टर्म वाली, उसमें मेरे को 75% कंसेशन मिल गया था। तो इसकी वजह से वो मेरी फ़ीस भी मतलब माफ़ कर दी थी उन्होंने। ऐसे ही थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ऐसे ही चलता रहा, और लास्ट में मतलब फ़ीस मेरी इतनी माफ़ हो गई थी यूनिवर्सिटी को, मेरे को वापस करने पड़े थे पैसे। अच्छा, इतनी माफ़ हो गई थी। हाँ जी। ओके। तो पढ़ाई में आपने काफ़ी मतलब मेहनत की, और हर लेवल पे ही मेरे ख्याल से टॉपर ही रहे होगे आप। टॉपर नहीं था सर, मतलब ये था कि हर क्लास में मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी क्लास में टॉपर हो तो आप अंधों में काना आ जाओ, क्योंकि आप एक क्लास में टॉपर हो गए, उसके बाद अलग अलग सेक्शन है उसमें भी कोई ना कोई टॉपर होगा। तो हमारे जितने सेक्शन थे, तो ये नहीं है कि हाँ आप टॉपर हो उस क्लास के। अभी तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये तो चलो आप 15-20 जो बच्चे हैं उनमें compete कर रहे हो, मगर जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें तो लाखों में बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, तो उसमें compete करो। ट्रू। तो जब गवर्नमेंट जॉब का थॉट आया तो आपने क्या सोचा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है? ये था कि जैसे अलग अलग मैंने एक यूट्यूब चैनल भी देखे, उसमें से अड्डा 247 का जो चैनल है उसके ऊपर मैंने तैयारी की थी, और बेसिकली जो ऐप है उसके ऊपर करंट अफेयर वो मैं लगाता था। तो और जो मॉक टेस्ट है वो लगाता था, वहाँ से भी मैंने तैयारी की है, और भी मतलब जो बुक्स हैं उनसे भी मैंने जो है तैयारी की है। नहीं तो आपने ग्रेजुएशन के बाद घर पे बैठ के तैयारी की, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की, या कैसे किया आपने? नहीं सर, शुरू शुरू में क्या था कि ग्रेजुएशन जब मैंने 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मतलब कोरोना आ गया था सर, फिर 2021 में कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो घर पे ही रहना पड़ा था। घर पे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, और उसके बाद घर पे बैठ के तो ऑनलाइन क्लासेस है वो लगती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मैंने घर पे बैठ के, मोस्टली घर पे बैठ के मैंने जो अपनी वो तैयारी ज़्यादा की है। घर में बैठ के तैयारी की। तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स आप एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या था और सबसे ख़राब क्या था? सर मेरा सबसे मैथ और रीजनिंग वो सबसे मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे, और सबसे ख़राब बेसिकली इंग्लिश, जो मोस्टली बच्चों का रहता है वो इंग्लिश रहता है, क्योंकि इंग्लिश मोस्टली अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इंग्लिश बहुत बच्चे कम होंगे इंग्लिश जिनको आती है, इंग्लिश में ही हमेशा जो नंबर है वो कम होते हैं। तो वो कैसे मेरा आपने सबसे किया? ख़राब मेरे को लगता है कि इंग्लिश रहा होगा। तो कैसे फिर ठीक किया इंग्लिश को? इंग्लिश का एक ये भी था कि मेरे को पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न पता था भी इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी और बाकी कितने मार्क्स से आएंगे। तो इंग्लिश अगर आप उसमें सिर्फ जैसे 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है, तो आप अगर 10 भी लेते हो और बाकी सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका पेपर एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। ये ना कैंडिडेट को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मतलब बिना इंग्लिश के भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है अगर उसके बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो। ठीक है। अब ये बताइए कि जब आपने गवर्नमेंट जॉब की सोची और तैयारी भी चलो कर ली आपने, और जब एक्चुअली एग्ज़ाम दिए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो पहला एग्ज़ाम दिया क्लियर हो गया? सर पहला एग्ज़ाम देने गया था, जैसे उससे पहले मॉक इंटरव्यू मैं घर पे लगाता था, उसमें से मेरे 100 में से 80 या 75 मार्क्स आ जाते थे। तो जब मैं पहले अपना मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो पुलिस का था, वो देने गया था मैं पुलिस का एग्ज़ाम। तो वो मेरा मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे 90 मार्क्स आ जाएंगे। तो और जब मैंने आके चेक किया तो मेरे को जब चेकिंग किया, जब आंसर की आई तो उसके बाद मेरे को 80 लगे कि 80 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए हैं। मगर जब रिज़ल्ट आया तो उसमें फ़ेल हो गए। फेल हो गए? हाँ, तो मतलब नहीं आए थे। उसके बाद अलग से फिर से पुलिस की भर्ती निकली, फिर से दोबारा फिर से ट्राई किया। मैं यही होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं हम तो भी हाँ हम सारा पेपर कराए, घर पे भी ये बोलते भी हम सारा पेपर कराए, मगर जब असली फाइनल रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि भी नहीं यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत हुआ गया यहाँ पे। तो आपने कितने एग्ज़ाम दिए ऐसे? कम से कम भी मैंने 8-9 एग्ज़ाम दिए हैं सर, उसमें से 3-4 तो मैंने पुलिस के दिए हैं। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर के दिए, तहसीलदार के एग्ज़ाम दिए, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम होते हैं, और क्लर्क के एग्ज़ाम दिए, जो कि मैंने फ़ाइनल अभी क्लर्क का एग्ज़ाम है वो निकाला है।
फर्स्ट जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्ज़ाम थे वो कट ऑफ नहीं क्लियर किया, तीसरे एग्ज़ाम में मेरे जो नंबर है वो अच्छे आ गए थे, यानी कि ऑल पूरे पंजाब में मेरा 22वां रैंक आया था। और कौन सा एग्ज़ाम था? सर ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और इसमें मेरा 22 रैंक आया था और 9 जो मेरे मार्क्स थे वो 100 में से 96 मार्क्स आए थे। वाह। तो घर वालों को लग गया था भी हाँ भी अब तो लग गया, सभी को बोल दिया था कि भी हाँ लग गया, मतलब लड्डू बंटवा दो मैं लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फिजिकल हुआ तो अच्छा, उसमें फिजिकल भी था अगला स्टेप? उसमें अगला स्टेप ये था कि उसमें फिजिकल भी देना होता है आपको साथ में। तो वो फिजिकल में रेस नहीं क्लियर हुई, ग्राउंड नहीं बेसिकली क्लियर हुआ था। कितने टाइम से ग्राउंड का ये था कि आपको 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग है वो कंप्लीट करनी होती है। तो मेरा जो टाइमिंग आया वो आया था 6:30 में कंप्लीट करनी होती है, वो 6:40 आया, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पैर में ना आपके चिप बांध देते हैं। अच्छा, पैर में चिप बांध देते हैं? हाँ, पहले आर्मी में जैसे होता है कि वो टाइमिंग लगा देखते हैं, रस्सा खींच देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो आपका 1-1 सेकंड काउंट होता है, अगर आप 1 सेकंड भी आउट है, कंप्यूटर में नहीं आया, 6 अगर 31 भी आया, 6:30 उसके ऊपर कोई माइक्रो सेकंड भी आ गए तब भी आप आउट हो। वो कंप्लीट 6 से 30 से नीचे आना चाहिए। तो फिर घर वालों ने लड्डू उठवा दिए थे? नहीं सर, घर वालों ने फिर आके सर बहुत डांटा भी, हाँ क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम, नहीं क्लियर, मतलब एग्ज़ाम तो चलो क्लियर था, भाई रेस क्यों नहीं लगाई, भाई हमें तो ये था भी हो जाएगा। तो क्या बोला घर वालों ने फिर? घर वालों ने यही बोला कि हाँ अभी तेरे से हुआ क्यों नहीं, मतलब तूने मेहनत नहीं की अच्छे से, ये नहीं करा। तो एक दो हफ्ते डिस्टर्ब रहा थोड़ा सा, भाई मेरे पास मौका था, क्योंकि देखो एग्जाम तो क्लियर कर लिया था, भी फिजिकल और कर लेता तो मैं लग जाता। इतना क्लोज जाके और आपसे हाँ, मिस हो गया। इतना क्लोज जाके भी, हाँ क्योंकि मेरे को भी ये था कि चलो मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, फिर चलो अब तो लग गया, अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर बाद में फिर से हुआ कि 1-2 हफ्ते भी हुआ नहीं, उसके बाद फिर से मैंने जो पढ़ाई आगे स्टार्ट की नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आया जेल वार्डन का, तो उसके अंदर तैयारी की, उसके अंदर मार्क्स अच्छे लेके आया, मेरिट से हो गया ऊपर। मगर उसके अंदर फिर फिजिकल था, उसके अंदर क्या था कि आपको रस्सा चढ़ना होता था और शॉर्ट पुट है वो फेंकना होता है। रस्सा तो हो गया था क्लियर, उसके बाद शॉर्ट पुट है उसमें रह गया था मैं। उसमें कितने उससे रहे? उससे मतलब वो एक मतलब रेडियस बना देते हैं, तो उस रेडियस के आर पार जाना चाहिए, तो वो नहीं गया था, वो लाइन से अंदर रह गया था। तो इस वजह से फिर वहाँ पे भी रह गया। तो घर वालों ने बोला कि तेरे से नहीं होगा अब, भाई तू रहने दे, तो कोई प्राइवेट जॉब कर ले, भाई तेरे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, भाई तू रेस में रह जाता है, कभी उसमें रह जाता है, या फिर ऐसे कर तू ना वो एग्ज़ाम भर जिसमें फिजिकल ना हो, कि सिर्फ पेपर हो और फिजिकल ना हो, भाई तेरे से फिजिकल नहीं हो रहा, भाई वो मत एग्ज़ाम भर तू। तो उसके बाद फिर एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो दिया, उसके अंदर वो कट ऑफ नहीं आई, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ भी मेरे से होगा भी या नहीं होगा। तो डाउट आने लगा गया, भी लगता तो है नहीं भी हो जाएगा। उसके बाद फिर नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम दिया, उसमें फिर नहीं क्लियर हुआ, तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्ज़ाम आया, उसके अंदर भी नंबर थोड़े से 2-4 नंबर कम रह गए, वो भी नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर PTPSB की जो वैकेंसी है वो निकली क्लर्क की, तो वो एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा हो गया, मगर उसके अंदर सेकंड स्टेप ये था कि उसके अंदर आपको टाइपिंग भी करनी होती थी साथ में, यानी कि पंजाबी और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए। तो इंग्लिश की तो मेरी चलो ठीक थी, पहले इंग्लिश तो मैं कर लेता था, मगर पंजाबी की मेरे को बिल्कुल भी पंजाबी की टाइपिंग है वो नहीं आती थी। तो और जो बोर्ड ने वो टाइम भी सिर्फ मेरे को 2.5 महीने का टाइम मिला था, कि 2.5 महीने के अंदर आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो आप तैयारी कर लीजिए। और पंजाबी की टाइपिंग की मेरे को बिल्कुल नहीं पता भी कैसे क्या करनी है, तो घर पे बैठ के मैं एक दिन में 7-7 8-8 घंटे टाइपिंग करता था। 7-8 घंटे रोज? 7-8 घंटे हर रोज। और वो भी तब तक करता था जब मेरे को ये ना लग जाए कि मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, कि मेरे को पता लग रहा है कि बटन कहाँ पे है, तब तक, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि अगर ये भी नौकरी हाथ से चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, कि ये तो लेनी है। तो टाइपिंग करता था मैं 7-7 8-8 घंटे एक दिन में, कि फिर जाके जो स्पीड है वो आई। पहले जो अक्षर थे वो मतलब पंजाबी के वो आए, उसके बाद 10 की स्पीड आई, फिर 12 की स्पीड आई, 20 पे जाके फिर स्पीड रुक गई, मतलब उससे आगे बढ़ी नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ, डेली फिर मतलब ये नहीं था कि सैटरडे संडे है कहीं जाना है, नहीं कोई त्योहार मतलब कोई घर पे आ रहा है, ये नहीं, भाई मेरे को अपना बस टाइपिंग है वो क्लियर करनी है एग्ज़ाम तक। सभी से मतलब कट ऑफ कर लिया था, भाई अपनी टाइपिंग है वो अपनी तैयारी करो।
तो फिर क्या हुआ कि आ गया एग्ज़ाम, पास में था, 30 की स्पीड, मतलब मेरी पूरी स्पीड आ रही थी 30 की। तो एग्ज़ाम देने गए और मतलब एग्ज़ाम हो गया और क्लियर हो गया, मतलब टाइपिंग उस दिन क्लियर होगी, वो साथ साथ में पता लग जाता है कि आपकी टाइपिंग क्लियर है। अच्छा, तो फाइनली आपने कुछ फिजिकल पार्ट भी क्लियर कर ही लिया। हाँ हाँ जी, वो भी फिर क्लियर किया। तो अच्छा ये बताइए कि इतने सारे जब आपने एग्ज़ाम दिए और बार बार फेलियर मिल रही थी, तो तो आप उस जो फेलियर है उसकी जो फीलिंग है उससे कैसे आप फाइट करते थे, कैसे वापस रिकवर करते थे अगेन फाइट बैक करने के लिए कि नहीं मुझे करना है? हाँ, एक ये था कि सर शुरू से ही मतलब मोटिवेशन था मेरे अंदर कि मैं मतलब कर लूँगा। अगर आपको कभी कभी ये लगता है कि मेरे नंबर रह गए, अगर मैं एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, मतलब मोटिवेशन बना के रखो भी हाँ, मतलब तू इतना पढ़ रहा है ना, अभी तेरे से हो जाएगा। तो ये मेरा एक मोटिवेशन था कि कोई बात नहीं, अगर एक इसमें नंबर कम आ गए, कम से कम मैं कट ऑफ से 1-2 नंबर ही कम हूँ। ये तो नहीं है कि मेरे हाँ भी 100 है, कट ऑफ जा रही है 70 पे, मेरे 50 नंबर आ रहे हैं। मतलब कट ऑफ से मेरे को ये था कि चलो इस बार नहीं सही, अगली बार ही मेरा उसमें हो भी ये जाएगा। दुख होता है ना कि यार इतने मार्क्स से रह गया, बस 1 मार्क्स से रह गया। हाँ, ये होता था कि भी हाँ चलो क्लियर हो जाता, अगर मैं एक क्वेश्चन और सही कर देता, या फिर मैं 1-2-4 क्वेश्चन गलत ना करता, मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये होता था। तो कभी ऐसा होता था डिमोटिवेट हो गए, परेशान हो गए? परेशान सर हुए थे जब भी मतलब मेरा 3-4 पेपर नहीं निकले, तो हुआ कि यार मतलब नहीं होगा पेपर, बाकी पेपर नहीं होगा। फिर घर वाले मेरे को मोटिवेशन करते थे भी कोई बात नहीं, मतलब दोबारा से फिर से तैयारी कर, हो जाएगा। तो फिर से मोटिवेशन घर वालों से मिलती थी, खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहता था कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो अगला सही। तो ऐसे कर करके मतलब 7-8 एग्ज़ाम के बाद फिर जाके मतलब क्लियर है, सफलता फिर मिली थी। वेरी नाइस। तो पवन ये बताओ, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और आपने देखा भी होगा, अपने साथ साथ बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है, और या फिर ऐसी क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो वो लोग करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता? सर बेसिकली ये है कि सिलेक्शन देखो उनका होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। अपना जो यानी कि अपने जो दोस्त हैं, एक तो हमें अपने इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनानी चाहिए। सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर आपसे नालायक होगा तो उसको आप किससे पूछोगे, उससे तो पूछ ही नहीं सकते। यानी कि अपना जो अराउंड है वो आप अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहो। और बेसिकली ये होता है कि जब क्लास का टाइम है तो क्लास लगाओ, ये नहीं है कि घूमने फिर रहे हैं, जा रहे हैं, क्लास का बोल के पढ़ नहीं रहे हैं। कि अपना जो सराउंडिंग है वो आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, वो आपके मोटिवेटेड फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, वो आपको मोटिवेट करें, आप उनको मोटिवेट करो, आपका ये फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। और जो जिनका क्लियर नहीं होता, बेसिकली बहुत सारे बच्चे तो ये ऐसे ही हैं कि घर वाले बोल देते हैं कि जाके मतलब चलो जाओ पढ़ लो, कोचिंग ले लो, मगर उनका खुद से ही माइंड सेट नहीं होता भी हाँ उन्हें करना क्या है। उनको शुरू से ये नहीं पता होता कि जैसे मैंने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो उनको आगे यही नहीं पता होता, 2-3 साल तो ये नहीं पता लगता कि आगे मैंने किस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है। तो मतलब वो पता होना चाहिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम, जैसे अब अगर आपको सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और पंजाब की करनी है तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो कैंडिडेट को मतलब ये पता होना चाहिए कि उसका फोकस क्या है, और उसको मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एग्ज़ाम में। और पेपर वाले दिन, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाता है, मोस्टली जैसे जो एग्ज़ाम जो हमें आता है वो तो हम कर देते हैं, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे को क्वेश्चन आता है वो नहीं करना, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना उसकी हो जाए। बेसिकली ये रहता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तैयारी के कंटेक्स्ट में? तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तैयारी कर रहे हैं तो अपना सराउंडिंग अच्छा रखें। एक ये कि अपने दोस्त जो है वो अच्छे नहीं बनाते हैं, वो बोल देते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो स्टडी है उसमें मतलब कमी आ जाती है। या फिर मोस्टली क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। ये एक सबसे मेन तो यही है सबसे, कि वो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई के रिलेटेड ही जो है मोस्टली बातें उनको करनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का यही कारण है मेनली। ओके, तो आपने नहीं बनाई थी गर्लफ्रेंड? नहीं सर, बनाई थी तो मतलब, पर ये था कि मैं अपना, मेरा शेड्यूल ठीक था। मेरा ये नहीं था कि अब मैं पढ़ाई के बीच में उनसे बातें कर रहा हूँ, ये नहीं था कि जब पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम पढ़ाई हो रही है, बातें करने के टाइम बातें हो रही हैं। मतलब मैं अपना पढ़ाई का कीमती टाइम निकाल के नहीं मतलब बातें करता था, मेनली ये था। ठीक है, चलिए अब पढ़ाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं, अड्डा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हाँ जी।
तो अड्डा पे आपको कौन से टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, कौन से टीचर से जिनको आप मानते हैं, जिनसे सर आपको- बेसिकली जैसे बाकी सब्जेक्ट तो चलो मैं कर लेता हूँ, करंट अफेयर का थोड़ा सा रहता है। तो करंट अफेयर जो है अड्डा 247 की जो सर है वो मेरे को करंट अफेयर उनका जो डेली जो है क्लासेस लगती हैं, तो मॉर्निंग। गगन सर का? हाँ जी, गगन सर। तो मॉर्निंग में उनसे मैं करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो लगा लेता हूँ। वो मतलब मेरे फेवरेट सर लगते हैं भी। हाँ ओके। ठीक। तो पवन, आगे क्या प्लान है आपके, क्या करना चाह रहे हैं आगे? आगे सर मैंने नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे बी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए मैंने अभी फॉर्म भरे हुए हैं, ताकि भैया चलो अभी सी ग्रेड में है तो मतलब रुकना नहीं चाहिए, आगे आगे एग्ज़ाम देने चाहिए। तो अभी बी ग्रेड के एग्ज़ाम फिल करके सीनियर असिस्टेंट के, तो जब उनका एग्ज़ाम होगा तो होप है कि हाँ क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रुकना नहीं चाहिए लाइफ में, और देयर इज सो मच टू अचीव, इतना कुछ आप कर सकते हो लाइफ में, और स्टेप बाय स्टेप ही होता है। जैसे आपने अब एक जगह पहुंच गए हो, तो एटलीस्ट अब आपका एक लेवल बन गया है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, और मुझे लगता है कि आप ग्रेड बी के एग्ज़ाम है, ग्रुप बी के एग्ज़ाम है, जल्दी ही आप उसको क्लियर करोगे, और फिर से हमारे सामने यहाँ पे आकर बैठोगे, फिर से हम एक और कन्वर्जेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।